तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसने सच में इतिहास का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। सच कहूं तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि कई मोर्चों पर खेला गया एक बेहद खतरनाक और रणनीतिक चेस मैच था। जरा सोचिए, सिर्फ 13 दिन, इतने कम समय में एक बिल्कुल नए देश का जन्म हो गया। और हाँ, हालात इतने नाजुक थे कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के एकदम मुहाने पर खड़ी थी। स्टेक्स इतने ऊंचे थे कि इसने न सिर्फ बांग्लादेश को जन्म दिया, बल्कि उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स को सीधे एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब इस पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहले देखेंगे संघर्ष की जड़ें, फिर दोनों देशों की विपरीत रणनीतियां, इसके बाद ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट का हाल, फिर बात करेंगे उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर पावर स्टैंड ऑफ की, और आखिर में समझेंगे इस युद्ध की विरासत को। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संघर्ष की जड़ें, यानी एक विभाजित राष्ट्र। देखिए, इस पूरे विवाद की असल जड़ें उस समय के पाकिस्तान की भौगोलिक और राजनीतिक दूरियों में ही कहीं छिपी थीं। हुआ ये कि 1970 के चुनावों में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ने एक बड़ी जीत हासिल की, पर उन्हें सत्ता नहीं दी गई। फिर आता है मार्च 1971, जब ऑपरेशन सर्चलाइट नाम से एक बेहद सख्त मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू हुआ। नतीजा, मुक्ति वाहिनी का विद्रोह। सिविल वॉर की आग ऐसी भड़की कि लाखों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। और इस भयंकर रिफ्यूजी क्राइसिस ने न चाहते हुए भी भारत को इस संघर्ष का एक अहम हिस्सा बना दिया। खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी दोनों देशों की विपरीत रणनीतियां और उनके सैन्य सिद्धांत। अब जब ये साफ हो गया था कि युद्ध तो होकर रहेगा, तो दोनों देशों ने अपनी अपनी रणनीतियां तय की, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। भारत का प्लान एकदम क्लियर था। वेस्ट यानी पश्चिमी सीमा पर डिफेंसिव रहना है, और ईस्ट में रैपिड ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की तेजी से हमला करके आगे बढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सोच इसकी ठीक उलट थी। उनका प्लान था कि ईस्ट को बचाने के लिए वेस्ट में ही इतने बड़े प्रीएम्प्टिव अटैक कर दो कि भारत की सेना मजबूरन बढ़ जाए। लेकिन गोलीबारी शुरू होने से पहले जरा इस सैन्य संतुलन पर नजर डालिए। अगर हम टैंक्स, एयरक्राफ्ट और इन्फेंट्री डिवीजन के नंबर्स देखें, तो भारत के पास एक साफ और काफी बड़ा एडवांटेज था। ये नंबर्स अपने आप में बता रहे हैं कि ये टकराव कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े स्केल का युद्ध होने वाला था। चलिए, अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, द ईस्टर्न फ्रंट, यानी ढाका पहुंचने की वो रेस। इस फ्रंट पर भारत इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ा, इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मुक्ति वाहिनी को। ये बंगाली गुरिल्ला फोर्सेस थीं। इन्हें वहां के मुश्किल नदियों और दलदल वाले इलाके की चप्पे चप्पे की खबर थी। इन्होंने लगातार हमले करके और खुफिया जानकारी जुटाकर पाकिस्तानी रक्षकों को इस कदर थका दिया था कि भारतीय सेना के लिए आगे बढ़ने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया। और अगर हम ऑन ग्राउंड इम्प्रोवाइजेशन की बात करें ना, तो भारतीय सेना की आईवी कोर ने गजब का लचीलापन दिखाया। मतलब उन्होंने क्या किया कि किलेबंद शहरों में उलझने के बजाय उन्हें सीधा बाईपास कर दिया। तेजी से हेलीकॉप्टर लिफ्ट्स का इस्तेमाल किया, और तो और मेघना नदी जैसी विशाल रुकावट को पार करने के लिए स्थानीय लोगों की नाव तक का सहारा लिया। ये सब इतना तेज था कि इससे पहले कि दुनिया का कोई और देश दखल दे पाता, राजधानी ढाका चारों तरफ से घिर चुकी थी। अब चलते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, द वेस्टर्न फ्रंट। इसे आप रेगिस्तान में हैवी मेटल का महायुद्ध कह सकते हैं। तो जहां ईस्ट में सब कुछ बिजली की रफ्तार से हो रहा था, वेस्ट का माहौल एकदम अलग था। भारी, तनावपूर्ण और पूरी तरह से ग्रिडलॉक्ड। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक कर दी, लेकिन भारतीय सेना कश्मीर के पुंछ में डटकर खड़ी रही। शकरगढ़ के इलाके में तो भारी टैंकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई, और इसी बीच भारतीय 11वीं डिवीजन सिंध के रेतीले रेगिस्तान में काफी अंदर तक अपना एडवांस जारी रखे हुए थी। और यहीं लौंगेवाला के रेगिस्तान में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। भारतीय वायुसेना के हंटर्स ने अकेले ही पाकिस्तान के 20 टैंकों को धू-धू कर जला दिया। आप सोच सकते हैं, इस एक दमदार हवाई हमले ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ऑफेंसिव को उसी रेगिस्तान में दफन कर दिया। ये साफ दिखाता है कि ऐसी जमीनी लड़ाइयों में एयर सपोर्ट का होना कितना बड़ा गेम चेंजर होता है। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक और 5वें हिस्से पर, द सुपर पावर नेवल स्टैंड ऑफ, शीत युद्ध का एकदम क्लाइमैक्स। 75,000 टन। जी हां, ये कोई मामूली नंबर नहीं है।
ये वजन था उस समय दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज का। अमेरिका ने इस चलते फिरते सैन्य शहर को सीधे बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया था। मकसद बहुत साफ था, भारत पर भयंकर मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव बनाना। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि इंटरनेशनल पानी में टेंशन कितनी तेजी से बढ़ रही थी। 10 दिसंबर को अमेरिका अपना टास्क फोर्स 74 भेजता है। इसके ठीक जवाब में 13 दिसंबर को सोवियत संघ व्लादिवोस्तोक से अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियों का बेड़ा रवाना कर देता है। 14 दिसंबर को यूएसएस एंटरप्राइज मलक्का स्ट्रेट्स पार करता है और 15 दिसंबर तक आते आते भारतीय सेना ढाका के एकदम करीब पहुंच जाती है। मतलब महज कुछ ही दिनों के अंदर ऐसा लग रहा था मानो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। इस पूरे सुपर पावर ड्रामा का क्लाइमैक्स क्या था पता है? वो इस एक इंटरसेप्टेड रेडियो मैसेज में कैद है। जब ब्रिटिश एडमिरल डिमॉन गॉर्डन ने देखा कि सोवियत पनडुब्बियां पहले से ही उन्हें काउंटर करने के लिए खड़ी हैं, तो उन्होंने मैसेज भेजा, सर हम बहुत देर कर चुके हैं, यहां रूसी परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं। बस शीत युद्ध के इस मोर्चे पर चेकमेट हो चुका था, कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। और अब हमारे आखिरी हिस्से की बारी, युद्ध की विरासत जिसने एक नया नक्शा खींच दिया। 16 दिसंबर 1971 जब युद्ध थमा तो एक आंकड़ा सामने आया, 90,000। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों और सैन्यकर्मियों ने एक साथ हथियार डाल दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर है। अपने आप में एक हैरान कर देने वाला फैक्ट। इस छोटे से सिर्फ 14 दिन के संघर्ष ने पूरे उपमहाद्वीप की शक्ल ही बदल दी। एक स्वतंत्र और नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1972 में ऐतिहासिक शिमला समझौता साइन किया गया, जिसने कश्मीर में सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी का नया नाम दिया। और शायद इसका एक सबसे गहरा असर ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूरी ताकत और तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब इस चर्चा के अंत में आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जाता हूं। 1971 के इस युद्ध को हुए आधी सदी से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन क्या उन दिनों की कड़वी यादें और आज भी अनसुलझी सीमाएं दक्षिण एशिया की इस न्यूक्लियर आर्म्ड रियलिटी को तय नहीं कर रही हैं? आप ही सोचिए, कैसे दशकों पुराना एक छोटा सा युद्ध आज भी हमारी आधुनिक वैश्विक सुरक्षा का ताना बाना बुन रहा है।